हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के नए टॉपिक के साथ केमिस्ट्री जो कि हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अगर मैं हमारे आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हमने पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर किया है, फिजिक्स पूरा कवर किया हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लीजिए। वो बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि घटना चक्र से हमेशा 30 से 40 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से घटना चक्र करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम केवल आंसर को ही नहीं देखेंगे बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, कुछ वीडियो 10-5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन आपको फिर दूसरे सोर्स पे रिलाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आप देखिए। आपको नए लेवल पे आपकी क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी और आप नेक्स्ट लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे और जब यहीं से आए तो आपको उसको करके ही आना है। इस वजह से आपको ये वीडियो पूरा देखना है पहली बात, और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जरूर इंजॉय करना है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कॉपर। तो इसके ऑप्शन तो सी करेक्ट है, लेकिन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं कि इसमें न्यूट्रॉन किस में नहीं होता। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है इसमें। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। तो इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके पास एक न्यूट्रॉन होता है, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होता है। ये रेडियो एक्टिव भी होता है। तो ये आप 3-4 इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल गई है, जो कि आगे भी यूज होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि 1H1 का मतलब इसमें केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और ये जो एटॉमिक नंबर, आइसोट्रोप्स क्या होते हैं? आइसोट्रोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास नंबर जो है डिफरेंट हो, उसी को आइसोटोप्स कहते हैं। तो इस वजह से ये इसके हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे दिया भी हुआ है, ड्यूटेरियम इसे बोलते हैं, इसे ट्राइटियम बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव भी होता है। हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोर एंड जे थॉमसन। तो पहली बार किसी ने अगर मॉडल जो पेश किया था वो थे जे थॉमसन। इनको प्लम पुडिंग मॉडल और ऐसे बहुत सारे नाम से उस मॉडल को एक्चुअली जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप नाम देखें तो देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो ये कई सारे नाम से भी जाना जाता है। इन सारे नाम को भी आप याद रखेंगे। और ये कब दिया था? 1898 में दिया था इन्होंने। रदरफोर्ड ने बाद में मॉडल दिया था, लेकिन पहला मॉडल नहीं था। और फिर नील्स बोर ने भी मॉडल दिया था। रदरफोर्ड थे 1911 में, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। नील्स बोर 1913 में। तो इन सबको भी थोड़ा सा आप जानते ही है। बोर्स मॉडल भी बोला जाता है, रदरफोर्ड्स मॉडल भी। तो पहला मॉडल लेकिन जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डॉल्टन थ्योरी जो है एटॉमिक थ्योरी, वो इसको एक्सप्लेन करती है मास कंजर्वेशन को। ये अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको ये मिलता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इसको भी करता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के बारे में ये कोई बात नहीं करता। इससे एसोसिएटेड लोग कौन है? मैडम क्यूरी और ये सब लोग एसोसिएटेड हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। तो ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और तो इनकरेक्ट हो गया तो बचा कौन? वन सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से यू। तो क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल्स विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो ये तो इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसमें भी ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जो एक एटम होता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं और इसके सेंटर पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और इसी प्रोटॉन के नंबर्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं।
सेम होता है इलेक्ट्रॉन से भी, न्यूट्रल जब एटम कोई होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जैसे सोडियम प्लस हो गया या फिर क्लोरीन माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर रहा है और ले भी रहा है, लेकिन एक न्यूट्रल एटम जब देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। लेकिन वो चेंज भी होता रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, और इसको कलेक्टिवली, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको कलेक्टिव न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। और यही होता है आपका मास नंबर। मास नंबर, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही आसान होगी आपको। तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को ऐड करने पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। देखो इसमें होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और दोनों को मिला करके न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसको जो प्रॉपर नेम होता है न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक nucleus are the components of atomic nucleus, I have already explained। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज निग्लिजिबल मास, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इसका जो मास होता है ये होता है हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट बराबर, और ये भी इसी के आसपास होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है 1/1840 टाइम्स लेस होता है, टाइम्स होता है, तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट बहुत निग्लिजिबल जैसा हो जाता है। लेकिन इसका भी थोड़ा सा रहता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है ऑप्शन को टिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 9.1, इसका अगर देखेंगे तो इसका 9.1 इंटू 10⁻−31 कितना होता है, इन सब का 1.6 इंटू 10⁻−27। तो ये इस तरीके के होते हैं, चार्ज सब पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव निग्लिजिबल मास, ये करेक्ट है। एटॉमिक number is the number of protons is an atom of an element। Isotopes are useful as nuclear fuel in medical field in कार्बन डेटिंग etc। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी बाहरी जो सेल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करता रहता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वही क्वेश्चन बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस वजह से मैंने ऑलरेडी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप वो किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसको मिस ना करें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। इसमें देखिए उल्टा दे दिया है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया होता तो हम दोनों को ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में, तो अगर हम ये मास नंबर पूछेगा, क्योंकि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो 18 + 20 ये 38 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, मास नंबर वही आप ऑप्शन को देख लीजिए। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये सब सारी पहला ही ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, प्लूटोनियम देखिए प्रोटॉन कितना हो गया, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 94, और इसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो अगर हमको जो है मास नंबर पता है, मास नंबर है 249, अगर इसमें से हम प्रोटॉन घटा देंगे 94 तो कितना आ जाएगा 148, यही आएगा, और यही होगा न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि दोनों को मिला करके ही ये आता है मास नंबर। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, अल्फा पार्टिकल, इस पे तो +2 का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन -1 का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इस पे 0 चार्ज होता है, इस पे +1 का चार्ज होता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कैथोड रेज, बीटा रेज, ये सब भी जो है इमिट होते हैं रेडियो एक्टिव में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज केवल अल्फा पे होते हैं और इस पे +2 चार्ज होता है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, आइसोटोप्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा, इसमें प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर भी आप एक तरीके से कह सकते हैं सेम होते हैं, और एक चीज़ सेम होता है, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, जो कि लार्जली जब डिफिनीशन लिखा जाता है तो यही कहा जाता है कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। लेकिन अगर उसके अंदर जाएंगे तो सेम एटॉमिक नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, देन यू विल फाइंड सेम प्रोटॉन नंबर एज वेल। और तो इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था 1h1 1h2 1h3, इसमें देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन एक ही है, तीनों में प्रोटॉन एक ही, एक एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है। तो मास नंबर एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो बचता कौन है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की वजह से तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी सेम हो जाते हैं इनडायरेक्टली अगर आप देखें। न्यूक्लियर fission is caused by impact of which of the following? सो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन ऑप्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट कराया जाता है हैवी एलिमेंट्स पे, तो जैसे यूरेनियम पर जब बम्बार्डमेंट कराया जाता है न्यूट्रॉन का, तो वो लाइटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से एनर्जी बहुत सारी निकलती है। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ एटम? मिनरल कंपाउंड, मिनरल मिक्सचर, नेचुरल एलिमेंट। तो कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, तो ये नेचुरल एलिमेंट ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए निगेटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज गामा, गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं, जीरो। ये भी आप एक तरीके से न्यूट्रॉन की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये रेज होता है और बहुत फास्ट होती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है सारे रेज में, अल्फा बीटा और गामा में। और सबसे स्लो इसमें कौन होगा, अल्फा, क्योंकि इस पे +2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन है, हैवी जो होगा वो स्लो चलेगा, तो ये स्लो चलेगा, ये सबसे फास्ट होगा। इसके बाद बीटा जो है होगा, तो इसमें बीटा जो है निगेटिव चार्ज कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट? देखिए मेटेलिक एलिमेंट जो होगा वो ग्रुप ए या बी से होगा, तो ग्रुप ए या बी के एलिमेंट जो होते हैं वो लास्ट में +2 +1 +3 इस तरीके के जो है कॉन्फ़िगरेशन उनके आते हैं। तो ये तो क्लोरीन का हो गया 17, तो ये तो आ जाए काफ़ी उधर चला गया। फिर ये तो 18 आर्गन का हो गया, ये तो 10 नियॉन का हो गया, ये बचा कैल्शियम, तो कैल्शियम ही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Which of the following represents the correct electronic configuration of nitrogen? So nitrogen have 7 electrons. Okay, so 2 8, ये 15 हो गया, फास्फोरस हो गया, ये कितना हो गया 17, ये क्लोरीन हो गया। फिर पूछा किसका है, नाइट्रोजन का, 2 और 7 होगा। What is the mass number of an element the atom of which contains 2 proton 2 neutron? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों ऐड कर देंगे। मास नंबर वही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का एडिशन। आइसोटोप्स आर दैट न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच number of neutrons is same but number of proton is different. The number of proton is same but number of neutron is different. I have already explained 1h1 वाले एग्जांपल से, हाइड्रोजन वाले एग्जांपल से। बाकी इन सब में कुछ वैसी बात नहीं करी गई है, बस वही घुमा फिरा के बात की गई है। कोलाइड्स हैव पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, तो कोलाइड्स जो होते हैं वो उनका जो साइज होता है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, करीब 1 एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में होते हैं, तो ये फिर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय, ये बोर, डाल्टन, थॉमसन, तो ये सब लोग नहीं है। बेर्जेलियस जो है इनको माना जाता है मॉडर्न सिंबल्स जो है, और IUPAC ने इसको जो है एक्सेप्ट किया था। तो बर्जेलियस आप नाम याद रखेंगे, बहुत दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनिशियल लेटर ऑफ एन एलिमेंट रिटेन इन कैरेक्टर शुड बी प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इस बात को बेर्जेलियस ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेम पीरियड में, तो वहाँ पे हमारा जो है एटॉमिक सेम
जो है इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, जैसे ये मान लीजिए सेल हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सेंटर पे क्या होगा, एक प्रोटॉन की भी संख्या बढ़ेगी, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो है छोटा होता चला जाएगा और जो है सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। और तो क्योंकि जब तक इसके सेल दूसरा सेल नहीं आएगा तब तक ये तो वही रहने वाला है। तो ये ज़्यादा और करीब चला जाएगा। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन था तो केवल एक के बीच फोर्स लग रहा था, ये थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से लिथियम जो है करेक्ट होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन इन्होंने कुछ और लिख रखा है। द रेडियस ऑफ द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी, और इसको और स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज सॉल्यूशन, एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लें। फिजिकल चेंज का ये मतलब होता है कि अगर जिस रीजन से उसको उसका फेज जो है चेंज किया जा रहा है, अगर वो रीजन हटा लिया जाए वो, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। केमिकल में ये ऐसा नहीं होगा। केमिकल में एक बार चेंज हो गया तो अपने वापस जो है, और ये कॉमन सेंस से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। साइंस में अधिकतर लगभग 60% जो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40% कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, और उसमें कुछ एक दो टफ भी क्वेश्चन होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। तो ये डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, तो शुगर को जब वाटर में मिलाते हैं तो, लेकिन अगर उसको गर्म करेंगे तो आराम से बिना किसी रीजन से वो शुगर जो है बाहर भी आ जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, ये नॉट वाला वर्ड कई बार मिस कर जाते हैं, तो इस वजह से शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये करेक्ट है। बर्निंग कोल, मेल्टिंग आइस, तो आइस को अगर वाटर बना देते हैं तो वाटर को भी तो आइस बना सकते हैं बिना किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के। डिजॉल्विंग सॉल्ट वाटर, ये भी किया जा सकता है। बर्निंग, एक बार अगर आपने कोयला जला दिया तो उसको फिर वापस कोयले में कन्वर्ट करना इज नॉट इजी टास्क, और ऑलमोस्ट विल नॉट हैपन। What is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। कोरियोलिस इफेक्ट, ग्राहम्स लॉ, पास्कल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तो ये एवोगाड्रो लॉ में होता है एक्चुअली, लेकिन इस सबको अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसका आप बस आंसर आप ध्यान रखें। व्हाट इज कंडेंसेशन, देखिए कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों को आप साथ में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इवेपोरेशन और एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रेडिएशन भी देख लीजिए, रेडिएशन, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा वो एक फिजिक्स का एक होता है, जैसे लाइट, लाइट को बिना मीडियम के, जैसे बीच में वैक्यूम है लेकिन फिर भी वो आ जाता है अर्थ तक लाइट। सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड है, सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, जब जब लिक्विड को जो है एक नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे वाटर को अगर हम गर्म करें तो वो वाइपर बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो वाइपर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब गैस वाले फेज में अगर हम उसको ठंडा करेंगे या फिर कूल कूल करेंगे तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, द चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। मैंने तीनों प्रोसेस को यहाँ पे समझा दिया, आगे तेजी से चलेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट इज नन एज इन केमिस्ट्री, तो ये कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो होता क्या है, पहले आप इस ऑप्शन डी इसका जो है सही है, लेकिन देखिए एक सोल्यूशन ले लीजिए, एक मान लीजिए सोल्यूशन हो गया, ये वाटर इसमें है, एक ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इसमें वाटर है, इसमें हमने थोड़ा सा शुगर जो है ऐड कर दिया, तो शुगर को थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो बड़ा वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जो शुगर है उसको बोलेंगे सोलूट, बस यही है। तो किस तो जितना सोलूट जो है प्रेजेंट रहेगा उतना ही कंसंट्रेशन उसका देगा, जितना हम शुगर को और ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो उसमें शुगर का कंटेंट बढ़ता जाएगा, उतना वो चाशनी जैसा कुछ बनता जाएगा। तो इस वजह से वो किस पे डिपेंड करेगा, सोलूट पे। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्चुअली, और ये सोलूट जो है ना सॉल्वेंट में घुलता है, तो कौन कैसे, अगर सॉल्वेंट लिखें आप, सॉल्वेंट और सोलूट, इसमें अगर आपको कन्फ्यूज है तो ये छोटा है, ये ज़्यादा वर्ड का है, तो इसमें ये घुलेगा,
ऐसे याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, इलेक्ट्रोलिसिस तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन H2O को जब एक्चुअली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, इसी रिएक्शन को एक्चुअली, और ये बैटरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर टू लिक्विड्स A and B to form an ideal solution, entropy of mixing must be zero, free energy of mixing should be zero, enthalpy of mixing should be zero, और ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। तो व्हेन टू लिक्विड A and B are mixed to obtain an ideal solution, the enthalpy of mixing will be zero। तो थोड़ा सा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, साइंस जो पढ़े होंगे उनको बहुत आसानी से पता लग रहा होगा, लेकिन जिनको साइंस उतनी नहीं आती तो थोड़ा सा मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, नो। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ वुड, तो ये ऑप्शन बी, अगर उसको ठंडा भी किया जा सकता है वाटर को। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फोर इनटू कैम्फोर वाइपर इज सब्लिमेशन, हमने ऑलरेडी जो है कि इसमें कौन कन्वर्ट होता है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सब्लिमेशन। वेयर इज सब्लिमेशन, हियर। इवेपोरेशन मैंने एक्सप्लेन कर रखा था ऑलरेडी। द प्रेशर gauge is not given the domestic LPG cylinders because they are so costly, तो कॉस्ट कोई बड़ा मैटर नहीं। दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ गैस इन LPG सिलेंडर, देयर यूज इज नॉट सेफ, दे आर चोक्ड बाई LPG। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो LPG हमारा जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और उसमें कुछ ऑक्सीजन भी होती है और अदर गैसेस भी होती हैं, तो जो कि ये गैस फॉर्म में होती हैं। तो सही उसको एक्चुअली मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रेशर गेज है वो केवल गैस जो है गैस को ही सही से कर सकता है। तो इस वजह से वो नहीं, क्योंकि उसमें लिक्विड भी है और गैस भी है, तो दोनों को कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। द एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर and decreases the freezing point of water when melting ये दूसरा ऑप्शन है। when methyl alcohol is added to water boiling point of water decreases, तो ये दोनों ऑप्शन सही है एक्चुअली। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जब ऐड करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे होता है, इस वजह से ये सारा रीजन होता है। Crystallization is the process of deriving crystals of pure substance from their solution. A bonding between constituent atom or molecules take place during crystallization. It is an example of chemical change. No, this is not example of chemical change. So option B will be correct. क्योंकि crystallization is process, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर में हम सॉल्ट या फिर किसको शुगर को ऐड करते हैं, तो गर्म करके हम सॉल्ट भी या शुगर भी हम वापस ला सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया किसका, फिजिकल चेंज का, नॉट केमिकल चेंज। तो इस वजह से ऑप्शन सी 3 वाला जो है इनकरेक्ट हो गया। बाकी दोनों बातें सही कही जा रही हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सन, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड इट कम्स एक्चुअली सो मेनी एग्जाम्स। एयर इज ए एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, देख लेते हैं। नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी भी गई है। तो ये बस ये इतना याद रखेंगे कि आर्गन जो है कार्बन से ज़्यादा होता है, बस इतना। रिमेनिंग जो कंटेंट्स है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये 4 जो है कम से कम याद हो। और चौथे नंबर पे आप कार्बन को याद रखें। और कार्बन को कैसे चौथे नंबर पे याद रख सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ओके, तो इस वजह से चौथे स्थान पे आप याद रख सकते हैं। नहीं तो अधिकतर जब अरेंज करने को देता है तो लोग आर्गन को चौथे पे कर देते हैं या उससे पीछे कर देते हैं, वही दिक्कत हो जाती है। व्हाट फिजिकल प्रोसेस इज द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस। सो दिस इज डिफ्यूजन। When photosynthesis take place, then diffusion happens. Detect the odd one: ripening of fruit, setting of cement, burning of coal। देखिए burning of coal किसका एग्जाम्पल है,
ये किसका एग्जाम्पल है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पके हुए फ्रूट को आप कच्चा कर सकते हैं? नो। तो ये हो गया केमिकल चेंज का, तो ये ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा, और सारे वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज? इट इज इरिवर्सिबल। मैंने बताया था इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इनको वापस अगर जो रीजन है उसको हटा लिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल फेज में नहीं जाएगा। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज करेक्ट। नो नेट चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व, इट इवॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो ये ऑप्शन सी है। नो नेट एनर्जी इज इन्वॉल्व, नेट एनर्जी तो लगेगी ही, कुछ न कुछ तो लगेगा ही। द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, तो ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू, ये रिडक्शन ही होगा, रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कार्बन इसमें डबल बॉन्ड थे, इसके बाद इस पर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो वही होगा, रिडक्शन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को आप याद रखें, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता, और फिर रिडक्शन, रिडक्शन क्यों, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो है एक रिएक्शन होता है, ये रिडक्शन जो है प्रोसेस है, और रिडॉक्स जो है पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला करके बोला जाता है, इसमें तो केवल एक चीज हो रही है। इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस materials are arranged in increasing order of force of attraction between their particles. Choose the correct option. हाइड्रोजन गैस, वाटर, आयरन मेटल, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सब बाकी ऐसे ही लिख लिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन इथाइल एल्कोहल कैन बी यूज्ड? एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जेटिक, एंटी एलर्जिक, नो एंटीसेप्टिक। और ये बहुत सारे जैसे एंटीसेप्टिक, हैंड सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों के लिए भी, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड? मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एबिलिटी टू फ्लो, ये तो इनके डिफिनिट जो है साइज होते हैं, वॉल्यूम होता है, तो फिक्स्ड साइज, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, dilution of an acid, reaction of water with quicklime, sublimation of camphor। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन एंड थर्ड वाला ऑप्शन यही सही होगा। लाइक ऐसा कुछ में सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये जो है लिक्विफेशन के लिए। अगर आप सिलेंडर को देखें तो सिलेंडर में भी यही होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर से उसको जो है लिक्विड में कन्वर्ट किया दिया जाता है। वो अगर एग्जांपल आपको याद होगा तो आसानी से आप इन सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, dilute sulfuric acid and sodium bicarbonate solution, concentration sulfuric acid and sodium bicarbonate solution. This is really little bit tough question, but option C is correct। बेकिंग सोडा और ये सब होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? तो ये सभी एलिमेंट्स होते हैं, मेटल भी होता है, गैसेस भी होते हैं, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट होगा। Who is called the father of modern chemistry? Rutherford, Einstein, C.V. Raman and Lavoisier। लेवोसियर और ये ऑक्सीजन के डिस्कवरर भी हैं। ब्लू विट्रियोल इज केमिकली सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये इसको ही बोलते हैं कॉपर सल्फेट को ही। विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम? CaO, CO2, CaOH ट्वाइस, CaCl2, तो ये ऑप्शन ये सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं क्विक लाइम। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो इन सबको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। अगर आपको लग रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? लाइमस्टोन, सिलिका क्ले, जिप्सम एंड एश। तो सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन की भी जरूरत पड़ती है, सिलिका की भी पड़ती है, जिप्सम बहुत थोड़ा सा परसेंटेज का चाहिए होता है, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिप्सम का अच्छा फार्मूला देख लीजिए आप। जिप्सम का फार्मूला, ये जिप्सम का फार्मूला है, थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि हाफ एच टू होता है आई थिंक। इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर। कई बार लोग ये डिस्टिल वाटर समझते हैं, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। दिस यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरी। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड। The smoke emanating from ammonium chloride powder used for cleaning hot utensils while galvanizing brass utensils is ammonia, carbon monoxide, chloric acid of hydrogen, ammonia and hydrochloric acid. So ammonia and hydrochloric acid is a right answer. Gold is dissolved in, gold actually एक्वारेजिया में एक्वारेजिया बोला जाता है, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, और कितने रेशियो में? 3:1 रेशियो में। ये तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप? तो CO अगर आप देखेंगे इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, तो ऑर्डर भी कितना हो गया? 3। देखो, निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो इसमें इसमें आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपको आंसर मिल जाए, तो जैसे O2 हो गया, O2 को कैसे लिखते हैं? O डबल बॉन्ड O। N2 को कैसे लिखते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड O। तो इन सबका बॉन्ड ऑर्डर भी, जितना उसमें बॉन्ड है वही बॉन्ड ऑर्डर है। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे डाई एटॉमिक में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन O2 पूछ दिया, फिर N2 पूछ दिया, फिर या फिर Cl2 पूछ दिया, तो इन सब में जो है कितने बॉन्ड ऑर्डर होंगे, तो उनके बीच में जितने बॉन्ड हैं एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड, वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। बाकी आप इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है ये। व्हाट इज यूरेनियम मेड ऑफ? स्पून, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, मनी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम जो है, यूरेनियम 23592 जो है, ये एटॉमिक बम बनाने के लिए भी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसको ग्रे हाइड्रोजन के लिए किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर जितने भी मेथड हैं वो भी, जैसे इसमें मान लो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस किया गया है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो, या फिर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हो। तो 100% वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। और इसमें क्या होता है कि ग्रे में ये ऐसे सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई रहती है जिसमें जो है कार्बन इमिशन जैसी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि मेथेन तो ऐसी ही चीज़ ही है। द कंपाउंड विच ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर मेक्स इट हार्ड इज, ये कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो है कैल्शियम बाइकार्बोन हाइड्रो, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिए, उसको मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है अलग अलग जगहों पे। द ट्रेड नेम ऑफ एल्कलाइन बेसिक लेड कार्बोनेट इज वाइट लेड, यही ऑप्शन सही है। रेड लेड जिसको सिंदूर भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल शो टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, मिल्क, स्टार्च सोल्यूशन, इसमें से कोई मोर देन वन ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज सॉल्युबल इन वाटर? सॉल्युबल वाटर जो है आयरन ऑक्साइड्स, तो ऑप्शन सी जो है सही होना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि कैल्शियम और जिंक ऑक्साइड के इसमें इस्तेमाल तो सही किया है।
एक्सप्लेन सही किया है लेकिन आंसर गलत दिया हुआ है। तो क्योंकि मेटल एंड मिनरल्स ओर्स, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है बोरॉन। बोरॉन के पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सेफायर Al2O3 कहाँ गया फर्स्ट ऑप्शन। Al2O3 सेफायर बोलते हैं, जिसे रूबी एक्चुअली जाना जाता है। गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन जो है यूज होता है, उसको बार बार आप पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक। दैट्स इट। I'm not explaining these things because these are very basic examples of the chemistry. Which one of the following is a non-ferrous metallic mineral? ये है नॉन फेरस। ये भी फेरस से प्राप्त होता है, ये भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। What is the glass used in tube lights and test tubes made of? ये होगा glass used in tube lights and test tubes is an amorphous transparent mixture of silicates of alkali metals which is made of silica, cerium oxide and sodium and other oxides. So option E will be right. Which of the following metals has the highest electrical conductivity? So silver is have। तो इसमें आप कंडक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्युमिनियम। हमारे जो वायर जो आप देखते होंगे वो अधिकतर एल्युमिनियम के यूज होते हैं। कौन से? जो एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि चीपर है स्पेशली। और सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, चोरी भी हो जाएगा। द हैवीएस्ट मेटल एमंग द फॉलोइंग इज प्लेटिनम। प्लेटिनम इसमें सबसे ज़्यादा है। हैवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ यूरेनियम है इसमें। कॉपर का तो 29 होता है, इसमें 13 होता है। सिल्वर तो नहीं है। प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। इट इज जिप्सम। जिप्सम है। ये देखिए, इसका फार्मूला यहाँ पे है CaSO4 हाफ H2O। देन फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होगा, इसका CaSO4 हाफ H2O को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। बाकी फार्मूला यही है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक। अच्छा, जिप्सम और उसमें हल्का सा ही अंतर भी होता है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स according to geologists. Minerals are naturally occurring inorganic substances with a definite and predictable chemical composition and physical properties. So option B is right. Which is the most reactive metal? So reactivity अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन आयरन। ये दो अगर आपको याद है तो क्या होगा कि ज़्यादातर हमको जो है ये वाला जो ऑर्डर है वो सोडियम के बाद याद होगा, लेकिन सोडियम से पहले है ये, बस इतना याद रखेंगे। और सोडियम से दे करके यही कंफ्यूज भी करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नन एज वाइट मेटल। नन एज बेसिकली वाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ लिथियम और अदर मेटल्स। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023-24 का जो बजट था उसमें भी लैब ग्रोन डायमंड की बात की गई थी। तो ग्रेफाइट जो है ये यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इज प्राइमरली कार्बन सोर्स यूज्ड इन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो इंजीनियर डायमंड बनाने के लिए ये चीज़, इसीलिए देखिए 2023 में पूछा है। सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नोबल मेटल। नोबल मेटल, तो नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। ओके। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल। ये तो ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये मरकरी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियम वॉज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल। पिच ब्लेंड। हेमेटाइट तो आयरन के लिए होता है। आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ व्हाइल a layer of green basic carbonate form on metal. That metal is copper.
आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, हमने अभी ऊपर देखा हेमेटाइट। What is untrue for bleaching powder? It is more soluble in water. It is powder of light yellow color, ये सही है। It is an oxidant, this is also correct. It releases chlorine after reaction with dilute acid, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी क्योंकि अनट्रू पूछा हुआ है। The metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called smelting, ये आप पढ़ेंगे मेटलर्जी में, तब वहाँ पे मिलता है स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब। इन द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लांटिंग ऑन ए वेसल विद जिंक, द वेसल इज मेड नेगेटिव पोल एंड प्योर जिंक एज ए पॉजिटिव पोल, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। वॉट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट्स, तो जब रस्टिंग होती है तो पहले इसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद फिर घट जाता है, क्योंकि रस्टिंग से वहाँ पे आयरन का कुछ पार्ट वो लेकर के हट जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। लेकिन इसने ऑप्शन ई जो है दिया हुआ है, इसने शायद इसको इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम, इंक्रीजेस फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए तो इंक्रीज नहीं होने वाला, शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। मेड ऑफ जिंक, मेड ऑफ जिंक ये होता है स्टील, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक बैटरी, बस, तो ये ऑप्शन सी जो है होगा। L2O3 2SiO3 डॉट 2H2O इज केमिकल फार्मूला फॉर, ये होता है चाइना क्ले के लिए, मोनाजाइट, सैंड, ये सब ऑप्शन नहीं सही है। जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सॉल्वेंट्स, तो ये जिंक ऑक्साइड पेंट्स के लिए यूज होता है। ए लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड बेसिक कार्बोनेट गेट्स डिपोजिटेड ऑन अ मेटल आफ्टर कीपिंग इट इन एयर फॉर सम टाइम, दैट मेटल इज कॉपर, सॉरी निकल लग गया। द हैवीएस्ट मेटल एमंग द फॉलोइंग इज यूरेनियम, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रिवेंट एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, सो अप्लाइंग ए जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग गैल्वेनाइजेशन जिसे बोला जाता है। व्हाट इज मैग्नीज यूज्ड फॉर, सो मैच बॉक्स, फोटोग्राफी इंडस्ट्री, बहुत सारे यूजेज हैं इसके, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका CaOH ट्वाइस जिसे बोलते हैं, ये है स्लेक्ट लाइम, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। तो एक वीडियो और आएगा इसका, तब पूरा केमिस्ट्री हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।